नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे उर्मिला शिरीष जी की एक खूबसूरत कहानी अंगारों की हंसी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अंगारों की हंसी। अस्सलाम वालेकुम समधिन जी। वालेकुम सलाम। अरे आप कैसी हैं? इतने दिनों बाद दिख रही हैं। कहाँ पर्दे में छुपी रहीं? सब खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। बताया था ना कि बाहर जा रही हूँ। इतने दिनों बाद आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है, कितना सुकून मिल रहा है, अल्लाह ही जानता है। लगता है आपको किसी ने खबर नहीं दी। कैसी खबर? आप परदेश क्या गए, वहीं की होकर रह गईं। एक बार तो फोन किया होता। आप किस खबर की बात कर रही हैं? सब ठीक ठाक तो है? अरे हमारे दादी बनने की। और माशा अल्लाह आप भी तो नानी बन गई हैं। ऐसी ज़हीन जवान खूबसूरत नानी को देखकर वह भी अचरज में पड़ जाएगी। बिल्किस आपा ने हंसते हुए खनकती आवाज में कहा। वैसे भी उनकी आवाज में घुंघरुओं की खनक रहती है। गले मिलकर बधाई तो ले लीजिए, पर हम आपसे नाराज हैं। क्या आप हमें फोन नहीं कर सकती थी? ऐसी भी क्या नाराजगी है हमसे? आपकी नाराजगी सर आंखों पर पिछले महीने हमें अपना ही होश न था। और हाँ, वह भी चांद का टुकड़ा है, आंखों से नूर झरता है। 25 किलो लड्डू खिला चुकी हूँ उसकी नानियों, खालाओं और फूफियों को। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी मुलाकात आपसे हो गई, वरना गरिमा तो मेरी कैफियत तलब कर डालती। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो। कहते हुए ललिता ने एक बार फिर उन्हें गले से लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे की हंसी, खिलखिलाहट और खुशी के एहसास को अपने भीतर तक महसूस किया। लहू में दौड़ती गर्मी ने उन्हें एहसास करवा दिया कि वे एक अनोखी कुदरती खुशी को साझा कर रही हैं। ऐसे मुबारकबाद कबूल नहीं होगी। घर पर तशरीफ लाइए, बच्ची को दुआएं दीजिए। और हाँ, घर पर दावत देने तो नहीं आना पड़ेगा। नहीं नहीं, पर उसके नाना यानी आपके समधी जी को जरूर मैं लेकर आऊंगी। फिर तो इतने दिनों बाद मिली दोनों महिलाएं बातों में ऐसी मशरूफ हुई कि उन्हें वक्त का पता भी न चला। कब वक्त उनके बीच से परिंदे के माफिक उड़ गया, कब बातों ने खिलखिलाहट का रूप धारण कर लिया और कब उनकी खिलखिलाहट हवाओं को स्पंदित कर गई, पता ही नहीं चला। इस बीच पान तंबाकू की तलब लगने पर बिल्किस ने अपना लाल रंग का बटुआ निकाला। उसकी रेशमी डोर खींचकर एक खाने से कटी हुई सुपारी, कत्था और चूना निकाला और दूसरे खाने में करीने से दबाकर रखे गए पान के पत्ते निकाले। पान के पत्ते के 2 तिकोने टुकड़े करके बड़ी नफासत से चूने की परत बिछाकर उस पर कत्था सुपारी और अपने पान में जर्दा रखकर छोटी सी गिलौरियां बनाकर एक ललिता को और दूसरी स्वयं ने मुंह में दबा ली। सचमुच आपके पान का कोई जवाब नहीं। आपकी बातों और पान की गिलौरी दोनों में ही जादू है। और बताओ, मियाँ के क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। तो आप कब तशरीफ ला रही हैं? बिल्किस ने ललिता के दोनों हाथ थामते हुए मुस्कुराकर पूछा। पान के रंग में रंगे उनके होंठ और सुर्ख हो गए थे। सोमवार शाम को ठीक रहेगा ना? हम इंतजार करेंगे, बिल्किस ने मीठी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। उनके छोटे छोटे मिस्सी लगे दांत बहुत सुंदर लग रहे थे। आंखों में खिंची गहरी काजल की रेखा उनकी आंखों को आकर्षक और चंचल बना रही थी। उन्होंने जाते जाते ललिता की हथेलियों को जोर से दबाया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, कहकर बिल्किस दूसरी तरफ मुड़ गई। ललिता ने देखा कि पीठ पर झूलती उनकी चोटी कुछ पतली और छोटी हो गई थी, पर उनकी चाल में कोई अंतर नहीं आया था।
ललिता और बिल्किस की दोस्ती ने 1.5 दशक पार कर लिया था। ललिता जब उस कॉलेज में नई नई आई थी तो उस समय इस कॉलेज में 2,500-3,000 लड़कियां पढ़ा करती थीं। लड़कियों के हुजूम अपने ठहाकों, चुलबुलेपन और शरारतों के लिए जाने जाते थे। इस कॉलेज की दरों दीवारों के भीतर बेंतबाजी, मुशायरा, कविता पाठ, कव्वाली, नाटक और गायन वादन हुआ करता था। अपने अपने घरों से निकलकर ये लड़कियां कॉलेज के आसमान के नीचे परिंदों की तरह उड़ान भरती थीं, चहचहाती थीं, सपने देखती थीं और उनके ठहाकों से परिंदे तक चमत्कृत हो जाते थे। वे छोटी छोटी गलियां, पुराने घर, भीड़ भरे चौराहे, शोर भरी सड़कें, लड़कियों के झुंड से घिरी दुकानें, ठेले, सब कॉलेज में आकर समा जाते थे। ईद, बकरीद, नमाज, सबका ख्याल करके प्रोग्राम किए जाते थे। वह फूलों का जमाना था, कशीदाकारी और हाथ से बने लिबासों का जमाना था। आज की तरह जीन्स टॉप, स्लीवलेस टॉप और बिना ब्रा के टी शर्ट पहनने का फैशन नहीं था। और फैशन शो के बारे में लड़कियों को जानकारी ही नहीं होती थी आज की तरह। तब लड़कियां फैशन शो में भाग लेने के लिए आंसू नहीं बहाती थीं, बल्कि बाहर का कोई पुरुष उन्हें देख न ले, उनकी तस्वीर न खींच ले, पेपर में उनका चेहरा न दिख जाए, इसके लिए वे सतर्क रहती थीं। ऐसे ही किसी कार्यक्रम के सिलसिले में बिल्किस जहां और ललिता शास्त्री को एक समिति में रखा गया था। उन दोनों ने तमाम सामाजिक, धार्मिक और जातीय दूरियों को पाटना शुरू कर दिया था। मसलन वे एक ही टेबल पर एक ही साथ लंच लेती, साथ में चाय पीती। ललिता बिल्किस के साथ अपने सूट खरीदती, साड़ियों पर कढ़ाई करवाती। बिल्किस के हाथ में हमेशा एक काले रंग की मुद्दत पुरानी डायरी होती। बगल में एक थैला होता जिसमें कभी भी कोई सामान तरतीबी से नहीं रखा होता। कभी पेन नहीं मिलता तो कभी रजिस्टर, कभी कोई कागज सांस लेने के लिए फड़फड़ाता तो कभी बटुआ नीचे जा दबता। सोफे पर वे सारा सामान फैलाकर बैठ जाती। मोटी मोटी किताबें एक तरफ रखी होती। पहली नजर में वे बेहद लापरवाह नजर आती, जिन्हें सलीके से बैठना भी ना आता था। दूसरी नजर में वे अपनी बातों से लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगती और तीसरी नजर में वे जानने वाले को मजबूर कर देती कि वह ठहर कर बैठकर उनकी बात सुने। और चौथी नजर में उनका स्वभाव, उनकी शख्सियत की परतें खुलने लगती। और पांचवी नजर में सामने वाला कहता, कितने शेर आपको याद हैं? क्या आप हमें एक शेर और सुनाएंगी? इतना ही नहीं, शेरो शायरी के साथ कोई ऐसा किस्सा जरूर बयान करती कि सुनने वाला हंसी के मारे अपना पेट पकड़ लेता या मुंह पर हाथ रख लेता। गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था बिल्किस जहां में। जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी और 30 त्योहारों पर फोन करके बधाई देना, सबको पान खिलाना, घर में लगे अमरूद जामुन लाना और हरेक के हाल चाल पूछना उनकी फितरत में था। ललिता को याद है पहली मुलाकात का वो दिन। कैसा गजब का नूर था उनके चेहरे पर। गुलाबी रंग का दुपट्टा जो उन्होंने सिर पर बांध रखा था, उसकी गुलाबी आभा उनके भरे भरे गालों पर पड़ रही थी। ऐसी गुलाबी आभा सिर्फ गुलाब के फूलों में घुली दिखाई देती है। सुरमा लगी बड़ी बड़ी आंखों में फूल खिल रहे थे। होठों पर हंसी की बिजली चमक जाती थी। ललिता तो बस एकटक देखती रह गई थी। उनकी जिंदगी का एक ही फलसफा था कि जब तक आप सबके बीच में हैं, सबके साथ हैं, भीड़ में हैं, तालाब के किनारे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, फूलों के साथ हैं, आकाश में उड़ते परिंदों को निहार रहे हैं, तब तक बस बतियाते रहना है, खिलखिलाते रहना है, बातें करते रहना है। फिर घर में, घर की तन्हाई में जाकर उसी पुराने मकान, पुराने खाविंद का मनहूसियत भरा चेहरा और घूरती आंखों का सामना करना है। खुदा कसम, ऐसी शक्ल और ऐसी आंखें देखकर रूह ही नहीं, जिस्म भी कांप जाता है। ऐसी शक भरी निगाहों से घूरते हैं मानो गुनाह करके आ रहे हों। पर किस्मत तो देखो कि रहना उसी के साथ है, जिंदगी काटनी है, शौहर है तो खुशामद भी करनी है। इस मसले को समझते समझते उम्र बीत गई और मोहब्बत पीछे छूट गई। पर हम मान लेते हैं कि अल्लाह की यही मर्जी रही होगी।
सो जी रहे हैं कहकर वे जोर का ठहाका लगाती और कोई शेर पढ़ना शुरू कर देती। ललिता उनकी बातें सुनती, हंसती, पर उसे हर बार यही लगता था कि वे कुछ कहना चाहती हैं। मसलन कई बार वे इस बात को लेकर चिंतित हो उठती थी कि रिटायरमेंट के बाद ऐसे घर में कैसे रह पाएंगी, या बीमारी तिमारी में उनकी देखभाल कौन करेगा। और भी बातें होती जिनको कहने के पहले ही उनके होंठ बंद हो जाते थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बिल्किस जहां इबादत के समय एक धीर गंभीर धर्मपारायण और किसी दूसरे लोक की महिला नजर आती। सजदा करती, नमाज पढ़ती, बिल्किस होठों ही होठों में आयतें पढ़ रही होती। उनके सिर पर बंधा काला दुपट्टा, घुटनों के बल बैठी वे, खुदा के सामने झुकी गर्दन और इबादत के स्वर, सारी कायनात की पाकीज़गी और नूर उनके चेहरे पर उतरकर उनके चारों तरफ वृत्त सा बना देता था। एक तरफ वे रोजे रखती थीं तो दूसरी तरफ श्रावण मास के व्रत। एक तरफ वे बुर्का पहनकर आती तो दूसरी तरफ साड़ी पहनकर। रेशमी बाल खोलकर उजले दमकते माथे पर काली बिंदी लगाती। कभी उनके बालों में गजरा बंधा होता तो कभी पीले गुलाब का फूल। ललिता को कभी कभी लगता कि बिल्किस आपा रहस्यों का पुंज हैं। बाहर से वे जितनी खुली बिंदास लगती, भीतर से वे उतनी ही कसी कसी, डरी डरी, खामोश खामोश सी। तो कभी ललिता उनसे बोल भी देती, आपको समझना आसान नहीं है। ऐसा क्या? वे टाल देती। आपकी डायरी में ऐसा क्या है जो उसे आप हमेशा दबाए रखती हैं, और उसमें आपकी लिखी शेर और शायरी है तो छपवा क्यों नहीं लेती? माशा अल्लाह, ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? ये डायरी नहीं, मेरी रूह की उथल फुथल का आईना है। ये डायरी ना तो मैं कभी घर ले जाती हूँ और न किसी के हाथ में पढ़ने देती हूँ। मियाँ को पता नहीं है कि हम शायरी करते हैं या लिखते हैं। देखो भाई, हम अपनी आदत से बाज तो आएंगे नहीं। रिश्तेदारों के बीच भी शेरो शायरी सुना देते हैं। जब कोई दाद देता है तो बता देते हैं कि कोर्स में पढ़ाई जा रही दूसरे शायरों की शायरी है, जबान पर रखी रहती है। अरे मैं तो अपना मन बहलाने के लिए लिख लेती हूँ, वरना छपवाकर जूते खाने का काम कौन करे? बिल्किस ठहाका लगाकर बात की संजीदगी को हवा में उड़ा देती। शौहर के सामने 100 नाटक करने पड़ते हैं, उनके सामने अहमक बने रहो बस। सच कहूं, मर्द जात को मूर्ख बीबी ही भाती है। हम भी सोच लेते हैं कि उनकी खुशी हमारी मूर्खता में है तो होने दो बस। आदमी वो भी नवाब खानदान का है। नवाबी कब की चली गई, पर नवाबी का गरूर नहीं गया। भले ही कोई ना पूछे, पर सच्चाई स्वीकार नहीं करना। ख्यालों के महल में रहते हैं। हम भी सोचते हैं कि रहने दो। उनकी हंसी में सारे लोग शामिल हो जाते और सबके ठहाकों से पूरा स्टाफ रूम गूंज उठता। बहुत तकलीफें उठाई हैं बिल्किस ने, यहाँ तक आने के लिए बहुत संघर्ष किया है। बिल्किस के जाते ही उनके विभाग की सरबत जहां ने अफसोस जताते हुए बताया था, बिल्किस अपने शौहर की दूसरी बीवी है। पहला शौहर बड़ा शायर था, उसने किसी लड़की के चक्कर में इसे छोड़ दिया था। फिर इसने जिनसे शादी की वह भी शादीशुदा थे। ये इतनी ज़हीन बेइंतहा खूबसूरत थी कि जिस गली से गुजरती देखने वालों की निगाहें न हटती थीं। पर इसने हमेशा खुद को पीछे रखा। माँ बाप गरीब थे, 5 बहनें थीं, 2 भाई। सबकी खुशी की खातिर खुद को पीछे धकेलती गईं। ललिता के मन में बिल्किस से बात करने की उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। भीतर ठहरे दर्द और तपिश की ही इंतहा थी कि बिल्किस और ललिता के बीच गहरा रिश्ता बनता गया था। ललिता संघर्षशील महिलाओं से प्रभावित रहती थी। अपने जीवन में धारा के विपरीत चलने वाली महिलाएं हों या उनका जीवन, उसके लिए आकर्षण का केंद्र रहता था। बिल्किस के व्यक्तित्व और साहित्यिक रुचि ने ललिता को उनके और करीब ला दिया था। ललिता उस दिन गालिब की किताब लेकर गई थी ताकि उनकी जुबान से शेर सुन सके। स्टाफ रूम में बैठी वह उनका इंतजार कर रही थी।
बार बार वह चपरासी से पूछती, उनके विभाग के लोगों से पूछती, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है, क्यों नहीं आई? ललिता का मन बेचैन हो उठा। ललिता बाहर निकल ही रही थी कि उसे दूर से बिल्किस आती दिखाई दी। उनकी चाल असामान्य थी। बिना इस्त्री किए हुए कपड़े, चेहरे पर चिंता की रेखाएं, आंखों में तैरता खौफ। क्या बात है आपा, तबीयत तो ठीक है? आने में देर कैसे हो गई? हाँ, ठीक ही है, वे उड़े उड़े स्वर में बोली। कोई टेंशन? ललिता पूछते पूछते रह गई। बताएंगे, कहकर वे तेजी के साथ बाहर निकल गईं। आंधी का एक झोंका ही जैसे चीजों को बिखरा देता है। ललिता का मन उद्विग्न हो उठा। चिंता और तनाव से भरा उनका चेहरा ललिता को परेशान कर रहा था। इस बीच सरबत जहां भी आ गई थी। क्या बात है, बिल्किस आपा कुछ परेशान थी? आप आपा से अभी कुछ कहना पूछना मत, सरबत ने फुसफुसा कर कहा। क्यों, क्या हो गया? ललिता उनके एकदम करीब जा खड़ी हुई। इनके बेटे ने हिंदू लड़की से शादी करने की जिद पकड़ ली है। स्कूल में दोनों साथ में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं। लड़की के पिता ने लड़के व लड़की को जान से मारने की धमकी दी है। लड़की के पिता रसूखदार एवं राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। शहर की फिजा बिगड़ सकती है, उसी कारण परेशान हैं। बात यहां तक पहुंच गई, पर आज के जमाने में ऐसी सोच, हमारी और आपकी सोच एडवांस हो सकती है, पर बुजुर्गों की, फिरका परस्तों की? जब लड़की के पिता को पता चला तो उन्होंने हिंदू संगठनों के नेताओं को उनके घर में पहुंचा दिया। सबको इतना डराया धमकाया कि बड़ा हादसा होते होते रह गया। बंदूक, बर्छे, डंडे और तलवारें तक खींच गई थी। क्या? ललिता ने हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लिया। पसीने से गीली हथेलियां, भीतर सनसनाता लहू और तनाव से खिंचती नसें। उसके मुंह से आवाज न निकली। उन दोनों के बीच सन्नाटा पसर गया था। अंदर से थर थर कांपती ललिता बिल्किस को लेकर चिंतित हो गई। किसी बड़ी घटना के घटित होने की आशंका उसके जहन में बैठ गई। हे ईश्वर, रक्षा करना, कोई किसी के साथ बुरा ना करे। या खुदा, रहम कर, सरबत जहां ने लंबी सांस भरते हुए कहा। आजकल के बच्चे अपनी मनमर्जी से जीना चाहते हैं। माँ बाप और खानदान की इज्जत की बात करना उन्हें दकियानूसी लगता है। बिल्किस आपा ने पूरे खानदान के विरोध के बावजूद मॉडर्न ढंग से परवरिश की है अपने बच्चों की। सरबत की बात में कटाक्ष था और पीड़ा भी। सरबत जिस गली से आती थी उसी गली से सीधे घर जाती थी। निगाहों का हेर फेर भी न चलता था, इसलिए तंज कसने का मौका वह कैसे हाथ से जाने देती। इनके परिवार वाले क्या चाहते हैं? ये लोग तो फिर भी तैयार हैं। सुना है लड़की भी जुनूनी है, अपनी मोहब्बत की खातिर मजहब तक बदलने के लिए तैयार बैठी है। वैसे भी प्यार मोहब्बत में धर्म नहीं, इंसान और उनकी मोहब्बत पहले आती है। बात तो आपकी 16 आने सच है, पर हमारी सबकी रवायतें और पुरानी सोच अभी भी बहुत मजबूत है। बाहर से प्रोग्रेसिव दिखने वाले लोग घर में औरतों पर जुल्म करते हैं और आज भी लड़की के पैदा होने पर मातम मनाते हैं। खानदान, मजहब और इज्जत की दुहाई देने वाले लोग ही खून खराबा करने पर आमादा हो जाते हैं और बाहर से पाक साफ दिखने की कोशिश करते हैं। मुझे तो बिल्किस आपा की चिंता हो रही है। सो तो है। आपको एक राज की बात बताऊं? लड़का लड़की दोनों बिना इत्तला दिए गायब हो गए हैं। तब तो मामला और भी गंभीर हो गया है। लड़की बहुत समझदार और प्यारी है। बिल्किस आपा बताती थी कि उसने रामायण ही नहीं, कुरान भी पढ़ रखी है। अब क्या होगा? ललिता अब भी सामान्य नहीं हो पाई थी, जो हमेशा से होता आया है ऐसे संबंधों में। सरबत ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा। आपको क्या लगता है कि लड़की के परिवार वाले मान जाएंगे? ललिता सरबत के सवाल का क्या जवाब देती? धीरे धीरे सारे लोग अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। कॉलेज के परिसर में सन्नाटा पसर गया था। ललिता अब भी अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसका मन पढ़ने और पढ़ाने में नहीं लग रहा था।
बार बार बिल्किस आपा का चेहरा आंखों के सामने आ खड़ा होता। सरबत की बताई बातों से सिर चकराने लगता। उस अनजान अनदेखी लड़की के प्रति ललिता शंका से भर उठी और उन दोनों की जान को खतरा है सोचकर उसकी आंखें छलछला उठी। ये कैसा रिश्ता बन गया था उन सबके साथ ललिता का। दूसरे दिन ललिता कॉलेज के लिए तैयार हो ही रही थी कि रोमेश वर्मा का फोन आ गया। आपको पता है, बिल्किस मैडम के लड़के के परिवार पर गरिमा के पिता ने गरिमा को अगवा करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर लिखवा दी है। क्या वाकई यह सब सच है या उसे फंसाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, गरिमा जफर के साथ ही है। क्या जफर ने उसको बुलाया था? वह स्वयं उससे मिलने आई थी अपनी मर्जी से। यह तो सरासर अन्याय है। गरिमा को आकर सच्चाई बतानी चाहिए। सरबत जहां बता रही थी कि गरिमा तो बरसों से बिल्किस मैडम के घर आती जाती रही है। ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि ये लोग जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं, धर्म बदलवा रहे हैं। डर तो इसी बात का है कि ये प्रेम प्रसंग और शादी की सच्ची झूठी खबरें कहीं दोनों संप्रदायों के बीच दंगा फसाद न करवा दें। सचमुच यह ललिता को ही नहीं बल्कि सबको स्तब्ध कर देने वाली खबर थी। और इधर इधर थाने के सामने अनेक हिंदू संगठनों के छोटे बड़े नेता, उनके संगी साथी हाथों में झंडे और डंडे लिए नारेबाजी करते हुए, माहौल को उत्तेजित करते हुए, अपने समाज, परिवार और धर्म की ठेकेदारी करते हुए समाज सुधारक की भूमिका बड़ी मुस्तैदी से निभा रहे थे। देशद्रोही आतंकवादी लोगों ने हमारे समाज की लड़की का अपहरण कर लिया है। हमें अभी इसी वक्त अपनी लड़की चाहिए। अपराधी को गिरफ्तार करो। एक स्वर निकलता और बाकी सारे स्वर उसके साथ मिलकर माहौल को उत्तेजित और अशांत कर देते। भीड़ को देखते हुए पुलिस के सिपाही बाहर दूर तक फैल गए थे। दूर दूर तक लोगों का हुजूम। क्या हो गया है? क्या हो गया है कि उत्सुकता लिए बढ़ता जा रहा था। लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, हंस रहे थे, थूक रहे थे, छीछालेदारी कर रहे थे। उनकी बातों का कुल अर्थ यही था कि ऐसी लड़कियां परिवार, समाज और जाति की नाक कटवा देती हैं। इनको तो 7 पर्दों के पीछे रखना चाहिए। ऐसी लड़कियों से तो बे औलाद होना ही ठीक है, आदि आदि। यह सरासर झूठा इल्जाम है। लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से गई है। आप महज छोटी सी बात को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। ये दोनों यानी बिल्किस जहां और उनके पति छोटे नवाब पूरी ताकत से सबको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों के चेहरों पर अपमान, दुख और क्षोभ की सघन छाया उतर आई थी। जिंदगी में पहली बार पुलिस उनके घर पर आई थी। दोनों से पूछताछ भी पहली मर्तबा इतने अपमानजनक ढंग से हो रही थी। गुनाहगारों की तरह वे दोनों बैठे थे सिर झुकाए, आंखें बचाते हुए, सबकी निगाहों से बरसते गुस्से और घृणा के तीरों को झेलते हुए। बिल्किस जहां का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। चक्कर आने के कारण वे ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। और अनवर यानी छोटे नवाब साहब तो मारे गुस्से और जलालत के कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। जिन रिश्तेदारों और कौम के लोगों को पता चला था वे दौड़े दौड़े आ पहुंचे थे। उनके और पुलिस वालों के बीच लगातार बहस चल रही थी और उधर तमाशबीनों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। टीवी चैनल और मीडिया के लोगों ने घेरना शुरू कर दिया था। इस खबर ने शहर की शांत फिजा में उत्तेजना घोल दी थी। हम जल्दी ही दोनों को खोजकर गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस वालों ने परोक्ष रूप से धमकी देते हुए कहा। अच्छा हो कि आप ही दोनों को वापस बुला लें, सारा मामला सुलझवा देंगे। आप बजा फरमाते हैं, पर हमें पता होता तब ना जनाब, घबराए हुए अनवर मियां ने लरजती आवाज में कहा। पता लगवाइए, मामला नाबालिग लड़की के अगवा करने का है। आप समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील और गंभीर मामला है। लड़की नाबालिग नहीं है, अनवर ने दृढ़ता से कहा। उनके बेटे यानी जफर के बचाव में अब तक कई मुस्लिम संगठन खुलकर सामने आ गए थे। उधर बड़ी मस्जिद में आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई। कुछ लोगों ने परिस्थितियों पर विचार करते हुए जफर के परिवार को पूरा सहयोग देने का निर्णय लिया। यह घटना तो ताजी थी,
पर घटना के पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कुछ चिंगारियां भी थीं, जो हर आंधीनुमा घटना के आते ही हवा पाकर धधक उठती थी। वे आनन फानन में अगला पिछला हिसाब चुकता करने के लिए आमादा हो उठते थे। उनके लिए यह दो जिंदगियों का सवाल नहीं था, बल्कि एक खेल था जिसे वे भरपूर ढंग से खेलना चाहते थे। सुबह की धूप चटक कर दीवार तक आ पहुंची थी। थाने के आसपास लोग आते जाते, ठहरते, बातें सुनते, सलाह देते और चल देते। उन सब की घूरती आंखों, हाथ पांव फैलाकर बात करने के ढंग से और तिलकधारी युवकों को देखकर बिल्किस थरथर कांपने लगती। ऐसी भीड़ के सामने अगर जफर और गरिमा आ गए तो ये भीड़ तो मार ही डालेगी दोनों को। मौत के साए चारों तरफ फैले थे। अब क्या होगा? या अल्लाह रहम कर, इन दोनों ने हमको इतला तक नहीं दी। इस तरह भागकर जाना क्या पहले से ही तय था? अनवर ने उखड़ी उखड़ी आवाज में कहा। नहीं, पर गरिमा कुछ टेंशन में थी। उसके लिए लड़के देखे जा रहे थे। उसी ने खबर दी थी कि उसके पिता जल्दी से रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं, शायद इसी भय से। पर उन दोनों की बेवकूफ़ी और नादानी ने यहाँ का माहौल बिगाड़ दिया है ना। बात दुश्मनी तक जा पहुंची है, और जो संगीन आरोप लगाए गए हैं मुझे तो डर है कि उन दोनों पर कोई हमला न कर दे। अब तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वे दोनों जहां भी हों सही सलामत रहें। फोन भी तो नहीं किया है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उन दोनों की चिंता बढ़ती जा रही थी। चिंता ने उनकी शिराओं में बर्फ जमानी शुरू कर दी थी। इन हरामजादों को पता है कि लड़की लड़का कहाँ है। सुना है मस्जिद में जफर के इस कारनामे पर उसे मुबारकबाद दी गई है। जोश से भरे वे सब अपना अपना राग अलाप रहे थे। इस समय वे कोई भी कदम उठाने को तैयार थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। लगातार बजती घंटी ने पूरे घर में खौफ पैदा कर दिया। बाहर बरामदे में उनकी पदचापों, जूतों की ठक ठक से पता चल रहा था कि वे सब दरवाजे से हाथ भर की दूरी पर हैं। ठीक दरवाजे के उस पार दरवाजा उनके और बाहर खड़े लोगों के बीच रक्षक बना हुआ था। धक्का लगते ही दरवाजा खुल सकता था, टूट सकता था, और तब वे सब भूखे भेड़ियों की तरह झपट सकते थे, उन दोनों को नोच सकते थे। थर थर कांपती बिल्किस को सारा घर घूमता नजर आ रहा था। तभी उनमें से एक गुर्राती हुई आवाज में चेतावनी देते हुए बोला, अभी भी वक्त है मैडम, सच सच बता दो। चुप्पी, दर्द और खौफ में डूबी चुप्पी। आप समझ रही हैं ना, खून की नदियां बह जाएंगी। खुदा के वास्ते हमारा यकीन करिए, हमें खुद भी नहीं पता है। अल्लाह कसम, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बिल्किस जहां ने दरवाजे के पास मुंह लगाकर लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। उनकी आवाज भय के कारण कांप रही थी, और भीतर घायल परिंदे की तरह वे व्यथा से तड़पती हुई रो रही थी। आप लोगों ने उन्हें छुपा कर रखा है। उनमें से एक, जो भारी डील डौल का नेता था, गुर्रा कर बोला, आपके कारण कितने लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पुलिस का दल गया हुआ है। संदेहास्पद मुस्लिमों के घर और मस्जिद में तलाश जारी है। तीसरा व्यक्ति संयत भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमें भी इंसाफ चाहिए, बिल्किस आश्वस्त करने वाले अंदाज में बोली। पसीने से तरबतर देह को संभालती वे दरवाजे से कुर्सी टिकाकर बैठ गईं, ताकि कोई धक्का देकर दरवाजा न खोल सके। उधर थाने के बाहर गरिमा के रिश्तेदार खड़े थे, और भीतर पिता और भाई, समाज के नियामक और नेता, समाज सुधारक और हितैषी। माथे पर बल त्योरियां चढ़ी हुई, बगल में जेबों में छुपाकर रखे चाकू और पिस्तौल। धौंस ऐसी कि सारी गलती पुलिस वालों की ही हो। क्या किया आपने अब तक? कोई खबर मिली? आप लोगों का काम तो कछुआ चाल से चलता है। क्या आप नहीं जानते कि हमारी लड़की की इज्जत खतरे में है? इन लोगों से जरा दबिश डालकर पूछताछ करिए। डराएं, धमकाएं, दबाव बनाएं। ऐसे नहीं उगलने वाले ये सच्चाई। दूसरा नेता मोबाइल पर किसी बड़े पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था। लड़के को गिरफ्तार करवाएं, वह लड़की को लेकर हाजिर हो। वे दोनों आकर सरेंडर करें, या आप लोग ढूंढकर हमें सुपुर्द करें।
उधर वे सब बिल्किस जहां को धमका रहे थे, लड़के को कहो फौरन लड़की को लेकर आ जाए, वरना। वरना क्या? बिल्किस की दिमाग की नसें फटने लगी। लगा कहीं दिमाग की नस ही न फट जाए। पर अभी सभी तरह के दबावों और धमकियों के बीच स्वयं को संभालना जरूरी था। अखबार में पढ़ी, टीवी पर देखी कितनी ही नृशंस घटनाएं आंखों के सामने सजीव हो उठी। लड़के लड़की को पेड़ से बांधकर हत्या कर देना, जिंदा जला देना या महीनों तक पता ही नहीं चलने देना, और बाद में किसी जंगल में या नदी में लाशों का मिलना। नहीं, भीतर उठता गोला झटके से उनके पेट और छाती में घूम उठा। लगा सघन अंधकार में ठोकर खाकर गिर पड़ी हूं। लहूलुहान शत विशत सी पड़ी वे बेआवाज रो रही थीं। तमाम रिश्तेदारों, दोस्तों, परिचितों और संभावित स्थानों पर फोन लगाए जा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उनकी घबराहट और चिंता बढ़ती जा रही थी। कहीं उन लोगों ने उन दोनों का कत्ल तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर जफर ने फोन क्यों नहीं किया? फोन से पकड़े जाने का डर होगा। किसी से खबर करवा देता। क्या उसे पता नहीं कि यहां हंगामा मचा हुआ है? जफर इतना खुदगर्ज हो गया है, गरिमा को तो ख्याल करना चाहिए था। वे सिर पकड़कर बैठी थीं। उनके लिए जमी और आसमां दोनों ही अंगारों के समान थे। तीसरे दिन, हाँ वो तीसरा ही दिन था। उन्हें लग रहा था ये 3 महीने हो गए हैं। दोनों मियाँ बीबी अपनी तबीयत नहीं संभाल पा रहे थे, लिहाजा उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल से जब लौटे तो देखा खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। कार को बुरी तरह से ठोंक पीट दिया गया था। गमले में खिले फूल धूल धूसरित होकर पांव से रौंद दिए गए थे। बरामदे में रखी बेंत की कुर्सियां तोड़ दी गई थीं। उन लोगों ने घर का कोई कोना नहीं छोड़ा था। बिल्किस ने पूरी घटना की इत्तला पुलिस को दी। तत्काल अपने लोगों को फोन किया। वे दोनों नितांत अकेले, निहत्थे, इसलिए जान माल की सुरक्षा के लिए पुलिस थाने में आवेदन किया। मामला गंभीर और चिंताजनक होता जा रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल 2 सुरक्षा गार्ड नियुक्त करवा लिए। भीड़ का क्या भरोसा, उसका कोई ईमान धर्म तो होता नहीं। जिधर हाँक दी उधर हक जाती है। चौथे दिन से पूरा शहर इसी खबर के केंद्र में आ गया था। मुख्य खबर थी हिंदू लड़की का अपहरण। प्रेम विवाह के नाम पर हिंदू लड़कियों का अपहरण फिर धर्मांतरण। मुस्लिम युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त। सिमी कार्यकर्ताओं के साथ संबंध होने की आशंका। रिश्तेदारों के यहां हथियार बरामद। माता पिता मुंह खोलने को तैयार नहीं। अपने ही शहर में सुरक्षित नहीं है लड़कियां। भोली भाली हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर बाहर भेज दिया जाता है। पूरा शहर बारूद के ढेर पर खड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पूरे जोश खरोश के साथ पल पल की खबरें देता हुआ उत्तेजना को बढ़ाए चढ़ाए जा रहा था। एक छोटी सी प्रेम कहानी ने तूफान ला दिया था। बिल्किस बिस्तर पर पड़ी घायलों की तरह कराह रही थी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। खबरों से आता यह दिल पर नश्तर चलाने वाला झूठ उनको भीतर से चीर रहा था। घर का जर्रा जर्रा इस वेदना और लांछन से झुलस गया था। पिंजरे में बैठा तोता मैना, चेरी सब एकाएक खामोश हो गए थे। हिंदू लड़कियों की रक्षा करो। अभी तक इतनी लड़कियां गायब, इतनी लड़कियां गल्फ में भेजी जा चुकी हैं। कितनी लड़कियों का जबरदस्ती निकाह करवाकर धर्मांतरण करवाया गया है। टीवी पर आंकड़े बताते पक्ष विपक्ष में गर्मा गर्म बहस को बढ़ाते हुए शहर के बुद्धिजीवी, काजी पंडित, समाजशास्त्री और महिलाएं अपने विचार रख रहे थे। तथाकथित समाज सुधारकों ने फरमान जारी कर दिया था कि फिलहाल लड़कियों को बाहर निकलना बंद कर देना चाहिए। अभिभावकों को कहा जा रहा था कि वे अपनी लड़कियों को मोबाइल, स्कूटर ना दें, उन्हें घर से अकेला ना जाने दें, को-एड स्कूल और कॉलेज में ना भेजें। यानी अब शहर में खुली सड़कों की नहीं, बाग बगीचों की नहीं, बाजारों और हाटों की नहीं, मेलों और उत्सवों की नहीं, कसाई बाड़ों की संख्या बढ़ाई जाए। दोस्तों को नहीं, पहरेदारों को तैनात किया जाए। वैलेंटाइन डे की तरह हर दिन को सख्त पहरे और डंडे के साए में बीतने दिया जाए।
फूल खरीदती मुस्कुराती लड़कियों और लड़कों के हंसते मुस्कुराते चेहरों पर कालिक पोती जाए। बिल्किस ने टीवी बंद कर दिया। कॉलेज में पढ़ाते वक्त उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, कितनी हिंदू लड़कियां उनके पांव छूती हैं। पर आज उन्हीं के बेटे की एक हिंदू लड़के से शादी होने की संभावना पर बवाल मचा हुआ है। उन्हें हद दर्जे का अपमान और पीड़ा झेलनी पड़ रही है। मन नहीं माना तो उन्होंने फिर टीवी खोल दिया। संवाददाता बता रहा था कि दो गुटों के बीच तीखी झड़पें हो गई हैं। 5वें दिन की खबर उससे भी ज्यादा मारक थी। बताया जा रहा था कि दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है। पुलिस ने दोनों गुटों के दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लिया है। यह लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं, दो संप्रदायों और दो गुटों की लड़ाई बनकर सड़क पर आ गई। खुदा खैर करे, आप कुछ तो बोलिए नवाब साहब। खामोश बैठे पति को झंझोड़ती हुई बिल्किस बोली। अनवर का चेहरा बुत की तरह हो गया था। इन 4-5 दिनों में उन्होंने खाना तक नहीं खाया था। रात में पहरेदारी के बावजूद कुछ लोगों ने घर पर पत्थर फेंके थे। पता नहीं चलता था कि कौन कब कहां से आता था और भूत की तरह अदृश्य हो जाता था। हालात की गंभीरता को देखते हुए शहर में मौलवियों, काजियों, पंडितों और पादरियों ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील जारी कर दी थी। पूरे शहर में धारा 144 लगा दी। या अल्लाह या परवरदिगार, दोनों को सही सलामत रखना। ऐसे हालात में अगर वे दोनों सामने आ गए तो खुदा ही मालिक है। बिल्किस नमाज अदा करते वक्त बस यही प्रार्थना करती। ऐसा नहीं था कि उनके मन में दोनों बच्चों के प्रति आक्रोश न था, पर आक्रोश से ज्यादा हर समय उनकी जान की चिंता ज्यादा थी। कब तक चलेगा यह सब? क्या इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है? इसी मसले को लेकर लोगों के जज्बात दूध की तरह उफन रहे थे। सब इज्जत आबरू वाले हो गए थे। वे भी जिन पर अपनी बहुओं को दहेज के कारण मारने प्रताड़ित करने के केस चल रहे थे, बढ़ चढ़कर अपनी राय दे रहे थे। और वे भी जो अपनी बहुओं को लड़की पैदा होने पर नसीहतें देते थे। वे जफर और गरिमा के प्रेम को कुकृत्य मानकर धिक्कार रहे थे। उनका मानना था कि अगर ऐसा कृत्य उनकी लड़की ने किया होता तो वे उसे जिंदा जमीन में गाड़ देते या हाथ पांव तोड़कर कमरे में बंद कर देते। आज ऐसे ही लोगों को अपनी लड़कियां असुरक्षित लग रही थीं और परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच आने का भय सता रहा था। शाम को जब परिंदों ने अपने नेड़ों में लौटना शुरू कर दिया था, थके हारे लोग घर की तरफ भागते जा रहे थे, तब दिन भर से हताश पड़ी बिल्किस को खबर लगी कि गृह मंत्री ने स्थिति का स्वयं अवलोकन कर दोनों संप्रदाय के लोगों को और शहर के माने जाने वाले रसूखदारों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। नवाब साहब, आप अपनी बात पहले रखना। जनाब, बातचीत को सियासती रंग देकर इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? वे भी क्यों इस मौके को जाने देंगे? देखते हैं क्या निर्णय लेते हैं। गृह मंत्री के बंगले पर नियत समय पर आमंत्रित लोग जा पहुंचे और दोनों गुटों के बीच बातचीत चल रही थी। बाहर के बरामदे में कुर्सियां डाली गईं, चाय पानी की व्यवस्था की गई। जितनी देर मीटिंग चलेगी उतनी देर कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, ऐसी हिदायत दे दी गई थी। गृह मंत्री जो हमेशा हंस मुस्कुराकर बात किया करते थे, इस मौके पर उन्होंने जानबूझकर थोड़ी सी गंभीर मुद्रा बना ली। झक सफेद कुर्ता पायजामा पहने वे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए बीच में आ बैठे। उन्होंने किसी से कुछ कहने के पहले ही सवाल दाग दिया। क्या आप लोग अपने शहर की शांति और सौहार्द भंग करवाना चाहते हैं? ऐसी बात नहीं है मंत्री जी, हम तो चाहते थे कि यह मामला बाहर जाए ही नहीं। फिर बाहर गया कैसे? पूरे मीडिया चैनल जिस तरह से इस मामले के पीछे पड़े हैं और प्रचारित कर रहे हैं, क्या यह ठीक है? पारिवारिक मसले को क्या घर में ही नहीं सुलझाया जा सकता था? मंत्री जी का स्वर ऊंचा, सख्त और गंभीर होता गया। उनकी बात से लग रहा था कि वे आगे किसी भी तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब चुप, अनजान बनते हुए, निगाहें इधर उधर करते हुए।
उन निगाहों में एक दूसरे को दोषी ठहराने का भाव था। पता करिए कि वे दोनों कहां पर हैं। जल्द से जल्द यह मामला निपट जाना चाहिए। आप नहीं समझ रहे हैं कि ऐसे मामलों में पुलिस की कार्यवाही क्या रूप धारण कर ले। मामला जज्बाती है, जाहिर है। अब तो बात काफी बढ़ चुकी है। हमें अपनी लड़की की चिंता है। आप जानते हैं कि लड़का लड़की दोनों बालिग हैं। मंत्री जी ने गरिमा के भाई की तरफ व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा। समय बदल गया है। बच्चों की सोच बदल गई है। वे हमसे ज्यादा उदार और खुले विचारों के हैं। बच्चों को माफ करके उनका विवाह करवा दीजिए। सारी समस्या खत्म हो जाएगी। याद रखिए कि शहर पर आपके आपसी दुराग्रहों के छींटे नहीं पड़ने चाहिए। दोनों संप्रदाय के नेता, रिश्तेदार और मुखिया चुप, निरुत्तर। कुछ कहने को होते तो मंत्री जी वहीं बात काट देते। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं शहर की शांति भंग करने की इजाजत किसी को भी नहीं दूंगा। मंत्री जी की आवाज सख्त और लहजा आदेशात्मक हो गया। बलवाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने पुलिस को कह दिया है कि जो भी पक्ष गड़बड़ी करता पाया जाए उसे सख्ती से कुचल दिया जाए। ऐसी स्थिति पैदा न हो, यही हमारे लिए हितकर होगा। कहकर मंत्री जी सीधे उठे और अपने कार्यालय में चले गए। वे सब एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। बाहर निकलते हुए दोनों संप्रदाय के लोग, खासकर गरिमा के भाई ने मंत्री जी को भद्दी सी गालियां देते हुए कहा, इस हरामजादे की लड़की या बहन किसी के साथ भाग गई होती तब पता चलता। क्या समझ रहा था कि हम लोग इतने नपुंसक हैं, चूड़ियां पहन ली हैं। अपनी लड़की को हम खुद वापस नहीं ला सकेंगे। अब इस साले को कौन हिंदू वोट देगा। हरामी सत्ता में आते ही धर्मनिरपेक्ष हो गया। इन लोगों को नाराज नहीं करना चाहता है, इसलिए शादी करने की बात कर रहा था। लगातार गालियां बकता हुआ वह अपने साथियों के साथ एक जगह जाकर बैठ गया, आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए। उधर जफर और गरिमा सबसे छुपकर राजस्थान के दूरस्थ इलाके में अपने दोस्त के घर में शरण लिए हुए थे। राष्ट्रीय चैनल पर जब इस मामले को इन दोनों ने देखा तो स्तब्ध रह गए। उन्हें लग रहा था कि हफ्ते 10 दिन बाद जब लौटेंगे तो सबका गुस्सा शांत हो जाएगा और दोनों परिवार के लोग उन्हें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वहां तो हालात ही दूसरे थे। आनन फानन में उसने अपने विश्वसनीय दोस्तों को फोन लगाया, अपनी खैरियत अब्बा और अम्मी तक पहुंचाने की मिन्नत की। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन दोनों का यह स्वप्न भरा प्रेम में डूबा कदम उसके परिवार और शहर के लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आवेगा। नाराजगी, विरोध, घर निकाला और मारपीट की संभावना तो उन दोनों को थी, पर इतना सब कुछ होगा। उफ, अब्बा अम्मी को कुछ हो गया तो। जलाल बता रहा था कि पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए सुबह शाम आ धमकते हैं या उन्हें जाना पड़ता है। सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों की तलाशी के नाम पर कहर बरपा दिया है। घर का फोन टेप किया जा रहा है। बुरी तरह से तंग कर रहे हैं। अब तो तुम दोनों को सामने आ जाना चाहिए। कम से कम अब्बा और अम्मी तो दुख और जलालत से बच जाएंगे। जफर को काटो तो खून नहीं, मुंह का निवाला हाथ में रह गया। रात भर वे दोनों बैठे रहे। यह तो तय था कि जाते ही पुलिस उन दोनों को हिरासत में ले लेगी, गरिमा को परिवार वालों को सौंप देगी और उसको जेल होगी। जफर के जितने भी बाहर के परिचित लोग थे, रसूखदार थे, सबको फोन करके वह चिरौरी कर रहा था अब्बा और अम्मी को बचाने की, सांत्वना देने की, साथ खड़े होने की। उन दोनों ने निकाह कर लिया था, पर निकाह की खुशी तनाव और चिंता में बदल गई थी। अब्बा, मैं जफर। उसने दूसरे दिन अपने दोस्त के मोबाइल पर, जो पहले से वहां पहुंचा हुआ था, फोन लगाया। जफर की आवाज सुनते ही उन दोनों के सीने में रुका बंधा बांध फूट पड़ा। अब्बा, मुझे माफ कर दो खुदा के वास्ते। मुझे नहीं मालूम था कि यह सब हो जाएगा। मैंने तो गरिमा को बचाने के लिए यह सब किया था। सोचा था 10-15 दिनों बाद मामला ठंडा हो जाएगा और हम लोग आ जाएंगे। अब्बा, हम लोग आ रहे हैं। नहीं छोटे नवाब, अब सब कानून के हाथों में है। वकील साहब से मशविरा ले रहे हैं। अब्बा,
हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। खुदा गवाह है कि हम सच्ची मोहब्बत करते हैं। आपने और अम्मी ने भी कभी ऐतराज नहीं जताया। हाँ, हमें आपको बताकर जाना चाहिए था, पर आपको बताते तो गरिमा के घर वाले जबरदस्ती आप पर प्रेशर बनाकर सच्चाई उगलवा लेते। बस अब्बा यही सोचकर निकल गए थे। हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। जफर मियाँ मुबारक हो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं ताउम्र। पर बेटे, तुम लोग अभी वहां से हरगिज बाहर नहीं निकलना। तुम दोनों की जान को खतरा है। लोगों में बेइंतहा नाराजगी है। गलत गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने हमें यहां से चले जाने की धमकी दे डाली। हमारी वफादारी और ईमानदारी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। मियाँ, तुम मामले की गंभीरता को समझो। अम्मी, हमें तो कल ही पता चला। न्यूज़पेपर्स हम लोग देख भी नहीं पाए। मात्र आज 6वां दिन है। सॉरी अम्मी, आपको जो तकलीफ हुई, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपको पुलिस और लोग परेशान कर रहे हैं। हमने तो केवल इतनी एहतियात बरती थी कि हमारी शादी पक्के तौर पर हो जाए। गरिमा के घर वालों ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए हमें यह कदम उठाना पड़ा। पूरा मामला पॉलिटिकल इश्यू बना दिया गया है। क्यों? आपको कितना जलील होना पड़ रहा है हमारे कारण? हम लोगों की चिंता छोड़ो, अपना ख्याल करो। जफर से बात होने के बाद वे दोनों चिंता मुक्त हो सके थे कि बेटा और गरिमा सलामत हैं, सुरक्षित हैं, इन लोगों की पहुंच से बाहर हैं। अन्यथा कैसी कैसी बातें दिल दिमाग को सुन्न किए दे रही थीं। जफर को घर लौटना था। उस पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया जा चुका था। थाने में एफआईआर दर्ज थी। ऐसी सूरत में एक ही रास्ता बचा था कि वे मीडिया का सहारा लें। बहुत सलाह मशविरा करने के बाद एक चैनल के साथ जफर और गरिमा की बात हुई। चैनल वाले इस बात की जिम्मेदारी उठाने को तैयार थे कि वे पुलिस के अधिकारियों से, गरिमा के परिवार वालों से बातचीत करेंगे और जैसा कि होता है कि मीडिया में आते ही एक सनसनीखेज प्रेम कहानी के किरदार के रूप में स्टूडियो में बैठे दर्शकों को नजर आ रहे थे। रिपोर्टर लगातार बोले जा रहा था। उत्तेजना, आवेश और ताजेपन को बनाए रखने के लिए वह प्रेम कहानी को कभी इतिहास के साथ तो कभी वर्तमान के साथ जोड़कर प्रस्तुत कर रहा था। पिछले हफ्ते जो कुछ भी घटित हुआ था उसका एक एक ब्यौरा देता हुआ। गरिमा और जफर, क्या आपने अपनी मर्जी से मैरिज की थी? जफर मोहम्मद, आप पर यह आरोप है कि आप गरिमा को जबरदस्ती भगा कर ले आए हैं। थाने में आपके खिलाफ गरिमा के परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। गरिमा जी, आप बिना भय के बताएं कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव डाला गया था कि आप इनसे विवाह करें। न सिर्फ विवाह करें बल्कि धर्म परिवर्तन करें। अगर हमारे पेरेंट्स लोग और पुलिस वाले सुन रहे हों तो हम दोनों सबके सामने यह कहना चाहते हैं कि यह मैरिज हम दोनों ने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से की है। किसी ने किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे परिवार वालों ने कभी भी हमारे संबंधों का विरोध नहीं किया। क्या आपके पास अपने विवाह का प्रमाण पत्र है? दर्शक देख सकते हैं इन दोनों के विवाह के प्रमाण पत्र। तो गरिमा, आप बताइए, क्या आपको विश्वास है कि आपके परिवार वाले आपके इस विवाह को स्वीकार कर लेंगे? शायद नहीं, अभी नहीं। क्या आप अपने परिवार के पास लौटना चाहते हैं? इंशाअल्लाह जरूर। पुलिस हमें सुरक्षा देगी तो हम तत्काल अपने परिवार के पास लौटना चाहते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे किए की सजा हमारे परिवार वालों को न दें। उनको कुछ भी नहीं पता था कि हम कहां पर हैं। गरिमा ने बीच में ही टोका। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैं लौटकर अपने घर जाने की बजाय अपनी ससुराल यानी जफर के घर जाना चाहती हूं। आप जानते हैं कि यह कितना बड़ा इश्यू बन चुका है। शांति प्रिय शहर पर सांप्रदायिक दंगों की छाया मंडराने लगी थी। इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा। चैनल पर बातचीत जारी थी। कभी गरिमा के परिवार वाले जुड़ते तो कभी जफर के परिवार वाले।
तो कभी पुलिस के अधिकारी। पर इधर आंतरिक तौर पर तनाव कम नहीं हुआ था। गरिमा का परिवार अपनी लड़की को वापस लाने के निर्णय पर अडिग था। पुलिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि उन दोनों के आते ही जफर को गिरफ्तार करके गरिमा को उन्हें सौंप दिया जाए। गरिमा के परिवार में मातम छाया था। गुस्सा, क्षोभ, प्रतिशोध और अपनी इज्जत का सरेआम यूं दुनिया के सामने तमाशा बनते देखना, सबकी जुबान पर ताले लग गए थे। क्रोध और अपमान का लावा धधक रहा था। लग रहा था सरेआम नंगा कर दिया गया है। यह सब तुम्हारी छूट का नतीजा है, गरिमा के पिता अपनी पत्नी पर चीख रहे थे। तो भाइयों के लिए बहन युद्ध में अंतिम विजय पाने की उत्तेजना से भरी भावना का कारण बन गई थी। अब आ भी गई तो क्या, उसने तो शादी कर ली, धर्म बदल लिया है, नाम बदल लिया है। बेशर्म को कहते हुए शर्म नहीं आ रही थी। माँ बाप की नाक कटवा दी। ऐसी लड़कियों को तो गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। अभी जो बातें कही जा रही हैं उसी पर हमें अडिग रहना होगा, वरना झूठी एफआईआर करवाने के चक्कर में उल्टे हमें ही सजा ना हो जाए। या क्या भरोसा, कमीने हमारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा न दायर कर दें। हम कुछ भी कर लें, एक वह तो बैठी है नक्कटी, उन लोगों की सगी, जो हमें हर बात में गलत साबित करने में लगी है। आने तो दो, उसकी तो हड्डियां तोड़कर घर में बंद कर देंगे। बाद में क्या करना है देखा जाएगा। पीढ़ियों तक कीमत चुकानी पड़ेगी हमें। अंततः अपने परिवार पर बढ़ते दबाव और मीडिया की मध्यस्थता से मिले आश्वासन को देखते हुए उन दोनों ने समर्पण करने का फैसला ले लिया था। पूरी रात वे एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे, एक दूसरे को आश्वासन देते, कस्में खाते, किसी भी परिस्थिति में न झुकने, न टूटने, न बदलने का प्रण करते हुए। चूंकि वे दोनों दूसरे राज्य के शहर में थे, इसलिए उस राज्य की पुलिस को, उन दोनों को इस राज्य की पुलिस को मीडिया के माध्यम से सौंपना था। उन दोनों के शहर आने पर कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इसलिए दोनों पक्षों के साथ पुलिस ने गोपनीय बैठक रखी। तय किया गया कि मामले को ज्यादा तूल न दिया जाए। चूंकि जफर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, इसलिए उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और लड़की को परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा और गवाही के लिए गरिमा को कोर्ट में आना होगा। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? जी। ऊपर से जी कहता हुआ गरिमा का परिवार अपने पांव के नीचे अंगारों की धधक महसूस कर रहा था। उन्हें इंतजार था इन अंगारों को जफर के ऊपर फेंकने का। दोनों पुलिस कस्टडी में शहर आ चुके थे। स्टेशन पर ट्रेन के आने के आधे घंटे पहले ही मीडिया के लोगों की, शहर के फालतू लोगों का, जो ऐसी घटनाओं के साक्षी बनकर उनके बारे में खबरें फैलाने का काम करते हैं, और दोनों पक्षों से प्रभावशाली लोगों का जमावड़ा लग गया था अपने अपने वकीलों की फौज के साथ। एक तूफानी, शहर को हिला देने वाली प्रेम कहानी का अंत यूं खामोशी से हो जाए, यह कैसे संभव था? सो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर सक्रिय हो चुका था। भले ही उन्हें आश्वासन दिया गया था, पर बिल्किस को अब भी आशंका थी कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। जफर को सीधा हवालात में ले जाया गया। अम्मी, अब्बा, गरिमा का ख्याल रखना, इतना ही कह सका था जफर। अब्बा अम्मी की आंखों में आंसू थे और हाथ खुले हुए। पिंजरे को खोलकर परिंदे के उड़ जाने की वेदना भीतर तैर रही थी। 2-3 दिन की बात है, कोर्ट में पेश तो करना ही होगा, वकील सांत्वना देते हुए बोला। जमानत होने पर ही वह रिहा हो सकेगा। आप लोगों को धैर्य रखना होगा। उन लोगों ने केस वापस नहीं लिया तो? गरिमा गरिमा पुकारती वे उसके पीछे भागती सी गई थी, मगर तब तक गरिमा उन लोगों से घिरी चीखती चिल्लाती कार के अंदर ठूंस दी गई थी। जफर जेल में था और गरिमा परिवार की यातनादायी जेल में कैद थी। 7-8 दिनों से चला आ रहा रोचक, सनसनीखेज, उत्तेजित करने वाला नाटक का बाहरी पटाक्षेप हो चुका था। लोगों ने राहत की सांस ली। नेताओं और प्रशासन को भी राहत मिल गई। लड़कियों को सबक सिखाने की मनोकामना जो पूरी हो गई थी, और सीख दी गई कि बेटा,
प्रेम करोगे, लड़की को भगाकर ले जाओगे तो उसकी परिणति काल कोठरी में होगी। पर अंदर का नाटक आरंभ हो चुका था। अंदर का मंच अलग था। दर्शक और पात्रों की भूमिका बदल गई थी। निर्देशक ने निर्देशक का काम शुरू कर दिया था। जफर रूबरू हो रहा था ऐसे वातावरण से जिसकी कल्पना मात्र ही कोई कर सकता था। भयावह यातनादायी नाटक, ग्रीक नाटकों की ट्रेजेडी से भी ज्यादा ट्रेजिक। नाटक के पार्श्व में काम करने वाले पात्र नमूदार हो गए थे। उनका असली चेहरा सामने आ गया था। गरिमा के सामने खड़े थे वे सब, दानवी भाव लिए हुए, क्रूर, हिंसक और अड़ियल। उन्होंने गरिमा की सुंदर नरम कोमल देह को दाग दिया था लाल नीले निशानों से। यद्यपि मामा, फूफा, माता पिता और भाई का रिश्ता था इन सब का गरिमा के साथ, खून का रिश्ता, प्यार और ममता का रिश्ता, पर इस समय वे रिश्तों से परे थे। हुक्म देते हुए हुक्मरान की भूमिका में। तू वही कहेगी कोर्ट में जो हमारे वकील साहब तुझे समझाएंगे, समझी? भाई ने तैश में आकर कहा। तूने लाखों रुपए का नुकसान कर दिया होता तो हम उफ तक न करते, पर और कोई नहीं मिला था तुझे जात बिरादरी का? किसी का ख्याल नहीं आया तुझे? कौन करेगा तेरी छोटी बहन से रिश्ता? क्या होगा तेरे भाई का? यह बेशर्मी का दाग 7 पीढ़ियों तक नहीं धुलेगा। बाकी कसर टीवी चैनल पर आकर पूरी करती। भाई हाथ उठाने उठाने को हो रहा था। वह दांत पीस रहा था, मुट्ठियां ताने हुए था। उस कमीने लादूर पर जो आरोप लगाया है उसे सच होना चाहिए, समझी? माता पिता, भाई, चाचा, ताऊ, फूफा, रिश्तेदार, पारिवारिक हितैषी सब आकर उसे धिक्कारते, घृणा का गोला फेंकते, नसीहतें देते। गलती सुधारने का अंतिम मौका यही है कि अपने घर वालों का साथ दो, की ताकीद देकर चले जाते। और वह पीले पड़ते चेहरे, सूजी हुई आंखों से निरीह सी देखती, पपड़ाए होठों से गिड़गिड़ाती और भीतर से धधकती छाती लिए अपने को जिंदा रखने की प्रार्थना करती ताकि वह जफर को झूठे इल्जाम से बरी करवा सके। पिछले दिनों में ना उसे खाने का होश था, ना ही किसी ने इस बात की परवाह ही की थी। इन दिनों में उसने रिश्तों के बदलते रंगों को देखा था। जफर को जेल जाते हुए देखकर उसकी आत्मा कराह उठी थी। पिछले दिनों छपी खबरों को पढ़कर उसका मन लहूलुहान हो उठा था। बिल्किस आंटी, अनवर चाचा के बारे में ऐसी वाहियात बातें, इतना बड़ा ड्रामा, ऐसा झूठ, ऐसी प्रताड़ना, ऐसी जलालत। उफ! गरिमा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपने लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। अब गेंद गरिमा के हाथ में थी, पर शिकायत वापस लेना परिवार के हाथ में था। जफर के माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, समाज के अन्य प्रतिष्ठित रसूख रखने वाले लोग जफर के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत वापस लेने के लिए आग्रह कर रहे थे, लगभग गिड़गिड़ा रहे थे। गरिमा को भेजने के लिए संदेश पर संदेश भेजे जा रहे थे। सारे मामले को आपस में सुलझाकर दोनों परिवारों को एक करने का प्रयास कर रहे थे। अब दोनों विवाहित हैं, धार्मिक दृष्टि से भी और कानूनन भी। हम नहीं मानते ऐसी मैरिज को। गरिमा तो मानती है, कानून तो मानता है, धर्म तो मानता है। यह विवाह नहीं, व्यभिचार है। वह क्या जाने दुनियादारी, वह डरी हुई है। लड़के ने अपने जाल में फंसाकर बरगला दिया था। वे सब खामोश, निरुत्तर, गुस्से से उबलते। एक तरफ जफर की जिंदगी का, करियर का और भविष्य का सवाल था, तो दूसरी तरफ गरिमा की जिंदगी का। यद्यपि कानूनन वे पति पत्नी थे। आप अपने वायदे से मुकर रहे हैं। जो भी समझें आप, इसका परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है आपको अंदाजा है? लड़की को बरगलाकर जबरदस्ती भगाने का केस तो लगा ही है। अब यह भी साबित हो जाएगा कि जबरदस्ती विवाह करके धर्म परिवर्तन करवाया गया है। साथ ही असामाजिक तत्वों, देशद्रोहियों के साथ संबंध रखने का आरोप भी लग जाएगा। आप कैसे इनकार करोगे कि जफर के आतंकवादियों से संबंध नहीं है? यह तो सरासर नाइंसाफी है, झूठ है, फरेब है, दगाबाजी है। बिल्किस जहां चीख पड़ी। उन्हें लग रहा था जैसे पूरे होश हवास में किसी ने उनकी खाल उतार दी है।
साथ में आए लोगों ने गरिमा के भाई की कॉलर पकड़ ली। खून की नदियां बह जाएंगी, हमारा सब्र मत तोड़ना। कमीनगी की कोई हद होती है या नहीं? हमारी भलमनसाहत का इम्तहान मत लेना मियां। अभी तो सबको अदालत में घसीटेंगे, गरिमा के पिता ने ललकारते हुए कहा। क्रूरता, छलावा, कमीनगी उन सबकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। साले हरामी की जमानत भी नहीं होगी। बिल्किस को अंतिम शब्दों ने हताशा से भर दिया था। मन फट पड़ा था। अब क्या होगा? कैसे छूटेगा जफर? क्या पता आगे और क्या क्या आरोप लगा दें। पिछले दंगों में बिल्किस ने अपने मौसा मौसी को खो दिया था। इस बार क्या वो जफर को? नहीं नहीं, उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जमीन पर बैठ गईं, खुदा के सामने हाथ फैला दिए। रहम कर, रहम कर। उन्हें लगा जैसे उनकी देह बर्फ की सिल्ली में बदलती जा रही है। इधर गरिमा घर की कस्टडी में थी, उधर जफर जेल में, जेल से अदालत में, अदालत से फिर जुडिशियल कस्टडी में। जमानत न हो पाने का गम उसे दिन ब दिन हताशा से भरता जा रहा था। हवालात में पहुंचते ही जफर का सिर चकराने लगा। पढ़ा लिखा जहीन विनम्र कंप्यूटर इंजीनियर जफर पुलिस की नजरों में आवारा गुंडा और आतंकवादियों से जिसके तार जुड़े थे नजर आ रहा था। बात बात पर उसे चांटे और रूल मारे जाते, जमीन पर बैठाकर लातों घूंसों से धुनाई की जाती या डंडों से उसकी कुहनियों, घुटनों, कंधों और उंगलियों पर चोटें पहुंचाई जाती। अपना गुनाह कबूल कर लो और गरिमा को पाने का ख्याल छोड़ दो। यदि जमानत मिलती है तो यह शहर छोड़ दोगे। ऊपरी दबाव डलवाकर पुलिस वालों से जफर को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, पर जफर ये शर्तें मानने को तैयार न होता। रविवार के दिन परिवार वाले जफर से मिल सकते थे, जिसे जेल में मिलनी कहते हैं। घंटों के इंतजार के बाद जब उन लोगों को अंदर जाने का बुलावा आया तो वे सब उस तरफ भागे जहां जफर आम कैदियों के साथ जालीदार खिड़की के पीछे आकर खड़ा था। बढ़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर सूजन, हाथ पांव में चोटें। बिल्किस फपक कर रो पड़ी। यह क्या कर दिया मेरे जफर का? अपराधियों और आतंकवादियों के बीच खड़ा जफर आतंकित लग रहा था, छोटे बच्चे की तरह सहमा हुआ। 2-3 बदसूरत से कैदी आसपास खड़े थे। ऐसे में क्या कहा जाए, क्या सुना जाए वाली स्थिति हो गई थी। भीतर से एक लंबी चौड़ी लिस्ट अनवर मियां को पकड़वा दी। अब्बा, यह सामान भिजवा दीजिए, यहां लगता है, वरना ये लोग मुझे टॉर्चर करेंगे। हम जल्द से जल्द तुम्हें छुड़वा लेंगे। कहते कहते अनवर का गला रुंध गया। बिल्किस से उसकी हालत न देखी गई। बाहर निकलते ही वे चक्कर खाकर गिर पड़ी। अनवर ने उन्हें संभाला। उनके साथ आए आदमी ने लगभग 4-5 हजार का सामान खरीदकर अंदर भिजवाया। इतना ही नहीं, कभी कोई जेल का सिपाही जफर की पर्ची लेकर पहुंच जाता, कभी 2,000 तो कभी 5,000 रुपए की मांग लेकर, तो कभी दुगने सामान की लिस्ट लेकर। जेल के माहौल ने जफर को मानसिक रूप से तोड़कर अधमरा कर दिया था। वहां हर रात कोई बड़ा अपराधी उसके साथ अनैतिक कृत्य करता। जफर आत्मग्लानियों से भर जाता। मैं जेल से छूटकर दुबई चला जाऊंगा, यहां तो हरगिज नहीं रहूंगा। फिर उसे गरिमा का ख्याल आता। क्या उसका भी कमोवेश यही हाल होगा? पहली अर्जी पर पूरा परिवार आशान्वित था कि जफर को जमानत मिल जाएगी, पर जमानत नहीं हुई। अगली तारीख तक उसे जेल भेज दिया गया था। वो अगली तारीख थी 15 तारीख। कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने घंटे, कितने पल के बाद आया था वो दिन, वो तारीख। अदालत में उसकी सुनवाई का दिन, उसकी मुक्ति का दिन, गरिमा से मिलने का दिन, सारे आरोपों से बरी होने का दिन। बिल्किस की हालत देखकर जफर अपने आंसू न रोक सका। इतने दिनों में वे बीमार बूढ़ी हो गई थी। उनका बिंदास अंदाज, सबको प्यार करने की आदत उनके लिए गुनाह बन गई थी। एक बार जमानत कैंसिल हो जाने के कारण पूरा परिवार सदमे में था। इसलिए आज का दिन भी उनके लिए आशंकाओं से भरा था। आज कोर्ट में गरिमा के बयान होने थे। उन सबके दिल धड़क रहे थे।
कहीं गरिमा ने दबाव में आकर उल्टा सीधा बयान दे दिया तो? वे लोग लगातार यही कोशिश कर रहे थे कि जफर बाहर ना आ सके। वे लोग चाहते थे कि जफर लंबे अंतराल के बाद बाहर आए तो उसके दिल दिमाग से गरिमा और उसके प्रेम का भूत उतर जाए। वह यह शहर ही क्या, देश ही छोड़कर चला जाए। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट जाए, जिसका पूरा इंतजाम वे जेल में कर चुके थे। दोनों पक्षों के दो दो तीन तीन वकील लगे हुए थे। दोनों परिवार अपनी अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके आए थे। कोर्ट के भीतर बाहर भीड़ थी, उत्तेजना थी, इंतजार था। भीतर जिरह चल रही थी। गवाहों के बयान लिए जा रहे थे, पर मुख्य बयान तो गरिमा का ही था। बगल में बैठे भाई और पिता उसे कोंच कोंच कर याद दिला रहे थे कि उसे कटघरे में जाकर क्या बोलना है। पिछली रात से उसे धमकाकर, समझाकर, पीट कर लाया गया था। भगवान की मूर्ति रखकर कस्में दिलवाई गई थीं। माँ बाप ने अपनी लाश देखने की धमकी दे डाली थी। सामने बैठे जज को उसने गौर से देखा, फिर वकीलों को, परिवार वालों को, फिर कटघरे में खड़े जफर को। जफर यानी अपने प्यार को, अपनी जिंदगी को। यह जफर है क्या? उसका जफर, उसका प्यार, उसका पति, उसका ईमान धर्म। और दूसरी तरफ वे सब जिन्होंने धोखे से उसे बंद करवा दिया था, उस पर संगीन आरोप लगा दिए थे, सारी ताकत झोंक दी थी, कितना पैसा पानी की तरह बहा दिया था। उन दोनों को मोहरा बनाकर बस अपने अपने स्वार्थ, झूठे अहंकार पूरा कर रहे थे। उन दोनों ने तो सिर्फ प्यार किया था, सच्ची दोस्ती भर की थी, साथ साथ जीना चाहते थे। इतनी सी चाहत के लिए इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी अदालत, ऐसे वकील, ऐसे सवाल, इतनी यातना। क्या आपको जफर मोहम्मद जबरदस्ती भगाकर ले गया था? किसी तरह का दबाव डाला था शादी के लिए? बताइए, क्या उसने आपको उकसाया था? किसी भी तरह की धमकी दी थी, यानी भावनात्मक ढंग से ब्लैकमेलिंग की थी? आप जानती हैं कि आपकी खामोशी जफर मोहम्मद पर लगाए गए आरोपों को सच सिद्ध करती है। वकील एक के बाद एक सवाल पूछता जा रहा था और गरिमा भीतर जमी आवाज को पिघलाकर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। बोलिए। पूरा एक युग जैसे खामोशी के नीचे से गुजर गया हो। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। नहीं, मेरे साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, ना ही जफर ने मुझे उकसाया था। मैं अपनी मर्जी से जफर के साथ गई थी। मेरे परिवार वाले बहुत जल्द मेरा रिश्ता कहीं और कर देना चाहते थे, इसलिए हम दोनों ने बाहर जाकर शादी करने का निर्णय लिया था। क्या आपका विवाह आपकी सहमति से हुआ है? जी, गरिमा ने कहा, जबकि घर वालों ने विवाह न करने की बात के लिए घुट्टी पिलाई थी। पर आपके परिवार वालों ने जफर मोहम्मद पर आरोप लगाया है कि वह आपको। उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हुआ है। वह परिवार वालों की तरफ देखे बिना वकील के सवालों के जवाब दिए जा रही थी। सामने जफर खड़ा था, फैसले का इंतजार करता हुआ। परिवार वालों के दिल धड़क रहे थे। चेहरे पर आशा निराशा के भाव आ जा रहे थे। गरिमा के परिवार वाले मुट्ठियां कसते, दांत पीसते, मन ही मन गरिमा को गालियां देते, अपमान से झुलसते, क्षोभ से उत्तेजित होकर बाहर निकल गए थे। गरिमा को जैसे पंख लग गए। वह यूं दौड़ी, यूं दौड़ती गई कि कोई भी उसे पकड़ न सका, रोक न सका। चंद फासले पर खड़े जफर से जा लिपटी वह। मैं जफर और उनके परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। वो मेरा पति है। उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। वह आतंकवादी संगठन से नहीं जुड़ा है। वह देशद्रोही नहीं है। मेरे सास ससुर इज्जतदार लोग हैं। मुझे ससुराल जाने की अनुमति दी जाए, खुदा के लिए। हालांकि यह दृश्य पूरी तरह से फिल्मी और नाटकीय लग रहा था, पर कई बार दृश्यों और घटनाओं का घटित होना कल्पना से परे हो जाता है। कभी सिनेमा जीवन में घुस आता है तो कभी जीवन सिनेमा में। अदालत के भीतर बाहर खड़े लोग स्तब्ध थे। कोर्ट परिसर में सन्नाटा खिंच गया क्षणों के लिए। वहां कोई घटना न घटित हो जाए,
इसलिए सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दे दिया गया। महीनों तक वे दोनों घर में बंद रहे। सुनने में आया था कि गरिमा बुर्का पहनती है, नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है। उसने जफर के पूरे परिवेश को अपना लिया था और इधर यानी गरिमा के परिवार ने उसे पूरी तरह से त्याग दिया था। तब ललिता ने गरिमा को स्वीकार किया था। वह उसकी अभिभावक बन गई थी और उसी नाते वह बिल्किस की समधिन बन गई थी। ललिता जल्द से जल्द तैयार होकर सारी रस्मों रिवाज के साथ गरिमा के घर जाना चाहती थी। पच का सामान, परिवार वालों के लिए कपड़े, बच्ची के लिए झूला, गहने, सोने की चेन, अंगूठी, मिठाइयां, फल। समधिन होने का फर्ज जो निभाना था, किसी तरह की कमी न रह जाए, बस ललिता को इसी बात की फिक्र थी। गरिमा को अपने परिवार से निष्कासित करने की व्यथा और ग्लानि से उबारने की कोशिश वह कर सकती थी, पर उस घटना के बारे में बताए बिना वे न रह सकी। हुआ यूं कि गरिमा जफर के साथ उसके परिवार में चली गई थी। विवाह की खुशियां मनाई जा रही थी। गरिमा के घर में न खत्म होने वाली खामोशी छा गई थी। हारे हुए योद्धा की तरह छुपकर पड़ा था पूरा परिवार और एक एरिया विशेष की झुग्गी बस्ती में आग लगा दी गई थी, जिसमें सैकड़ों परिवार बेघर हो गए थे, सैकड़ों लोग झुलस गए थे। और ये वे लोग थे जिनका न जफर के परिवार के साथ कोई संबंध था, न गरिमा के परिवार के साथ, पर हमेशा की तरह उन्हें अपनी जान और माल की कीमत चुकानी पड़ी थी। उनकी उजड़ी कराहती दुनिया में जफर और गरिमा और अब अनीसा की हंसी अंगारों की तरह धधकती हुई, जलती हुई चीजों में गूंज पैदा कर रही थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।